हेलो एंड वेलकम। शुरू करते हैं हमारा तीसरा पार्ट की चर्चा यहाँ पर शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हम द्रविडियन जो आर्किटेक्चर है, जो मंदिर बनाने की कला है, उसके बारे में हम जान चुके हैं। इसके पहले के पार्ट्स में शुरुआती दौर में किस तरीके से चीज़ें हो रही थी उन सब के बारे में हम देख चुके हैं। नगरा स्टाइल, विसरा स्टाइल के बारे में आज पढ़ेंगे। एक तरीके से आप यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं नगरा लिख देता हूँ, यहाँ मैं द्रविड़ स्टाइल लिख देता हूँ। इन दोनों के जो फीचर्स हैं, इन दोनों के जो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे उनको कंबाइन करा जाएगा, लोकल एस्पेक्ट्स को कंबाइन करा जाएगा और विसरा स्टाइल का डेवलपमेंट होगा, जो कि एक मिक्स्ड हाइब्रिड स्टाइल के तौर पे आपको देखने मिलेगी। अब ये चीज़ हमें मालूम है कि बहुत अलग अलग स्टाइल्स थी। जैसे नॉर्थ में हमने बंगाल के बारे में बात करा था, उड़ीसा के बारे में बात करा। उसके बाद वेस्ट में, गुजरात के इलाके में, राजस्थान के इलाके में, मध्य प्रदेश के इलाके में बहुत अलग अलग तरीके से शिल्पकलाएं डेवलप हो रही थी। इसके अलावा साउथ इंडिया के मंदिरों की भी हम बात कर चुके हैं। हमने महाबलीपुरम के और चोला ने जो मंदिर बनाए, बृहदेश्वर मंदिर पर्टिकुलरली, उसके बारे में भी हमने बात की। अब ये दोनों जो कलाएं हैं, इनका इन्फ्लुएंस पड़ता है कर्नाटका के आसपास के इलाके में, और इससे फिर जो बिल्डिंग बनाने का तरीका निकलता है उसको आप विसरा स्टाइल के तौर पे जानते हैं। जरा सा टाइम के बारे में समझें तो पहले तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि नगरा और द्रविड़ स्टाइल को मिक्स कर दिया, इनके जो डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं इनको मिक्स कर दें तो आप एक हाइब्रिडाइज्ड स्टाइल तैयार कर लेते हैं। ये मिड 7th सेंचुरी के आसपास ये पॉपुलर हो जाती है, और कर्नाटका जो आपका डेक्कन का इलाका है पर्टिकुलरली, वहां के इलाकों में आप देखेंगे तो विसरा स्टाइल बनने लगती है। यहां पर बात ऐसी है कि एक इलाका वेस्टर्न चालुक्यास कंट्रोल करते थे, वो आपका पूरा डेक्कन का इलाका है, और उनके जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो राष्ट्रकूटास थे। बाद में राष्ट्रकूटास पावर में आते हैं और राष्ट्रकूटास एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, उसको बनाना शुरू करते हैं एलोरा के नाम से। एलोरा और अजंता दोनों को जानते हैं। एलोरा के साथ आप एक चीज याद रखें, ऑल। एलोरा को अलोरा इमेजिन करें और ऑल को याद रखें। ऑल का मीनिंग यहाँ पर यह है कि सारे रिलीजन आपको यहाँ पे बुद्धिस्ट, जैन एज वेल एज हिंदू, तीनों से संबंधित आपको यहाँ पर आर्टवर्क देखने मिल जाएगा, चाहे स्कल्पचर के फॉर्म में हो या फिर पेंटिंग के फॉर्म में हो। तो ये चीज आपको याद रखनी है। 750 कॉमन एरा में ये बनना चालू होता है। सही मायने में एंड ऑफ 7th सेंचुरी एंड द अर्ली 8th सेंचुरी में इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को कमीशन करा जाता है। कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा में बनाया जाता है, जो कि एपोजी माना जाता है, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट मानी जाती है आर्किटेक्चर की, अगर हम डेक्कन आर्किटेक्चर की बात करें, पर्टिकुलरली रॉक कट केस में। जो रॉक कट आर्किटेक्चर है उसका एपोजी, उसका कल्मिनेशन, उसका हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है 1000 सालों में इस कैलाशनाथ मंदिर को। खासियत इस मंदिर की यह है कि इसको एक लिविंग रॉक के ऊपर बनाया गया है। एक मोनोलिथिक हिल है, एक पहाड़ है, उस पहाड़ को काट के इस पूरे कैलाशनाथ मंदिर को बनाया गया है। इसमें आप देखेंगे कंप्लीटली पूरी तौर पे तो ये द्रविड़ बिल्डिंग है। इसमें नंदी श्राइन भी मिलेगा आपको, साथ में आपको गोपुरम भी मिलने वाले हैं। इसके साथ में सब्सिडरी श्राइन्स भी हैं, स्टेयर केसेस भी बनी है, विमान भी है इसमें, जिसकी हाइट है 30 मीटर के आसपास। यहां पर बात मैं जो आपको बता रहा था कि जो फिगर्स बनाए गए एलोरा में, पर्टिकुलरली उनकी जो अगर आप डायनामिक्स देखेंगे तो ऐसा लगता है कि फिगर्स जो है वो मूव कर रहे हैं, लाइफ लाइक है। साथ में उनकी साइज भी लाइफ लाइक है, बिल्कुल जिंदा इंसान की जैसी साइज है उनकी। साथ में इतनी मासिव लगती है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इतना बड़ा लगता है, और इसकी जो एनर्जी है काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग है। ओवरवेलमिंग मतलब बहुत ही ज्यादा इंटेंस एनर्जी आपको देखने मिलेगी। नगरा स्टाइल के बारे में हम बात कर चुके थे। हमने आपसे बताया था कि यहाँ पर क्या होने वाला है, शिखर होने वाला है, शिखर के ऊपर अम्लक और अम्लक के ऊपर कलश। फिर उसके बाद द्रविड़ स्टाइल में हमने बात की थी, जो विमान होगा वो पिरामिडल होगा। विसरा स्टाइल में आप देखने वाले हैं कि इन दोनों चीजों को कंबाइन कर दिया जाएगा। दोनों चीजों को कंबाइन करने का मतलब यह है कि यहां पर आप देखेंगे तो ये जो विमान या फिर आप इसको कहेंगे शिखर, ये नागर स्टाइल का बना है। ये जो ऊपर का पिरामिडल स्ट्रक्चर है इसको शिखर कहते हैं हम, और ये नागर स्टाइल से बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो कंबाइन करके ये बिल्डिंग्स तैयार करते हैं विसरा स्टाइल में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चालुक्य किंग, जिन्होंने चालुक्य डायनेस्टी या चालुक्य किंगडम को एस्टैब्लिश किया था, पुलकेशन I, वो बादामी में पहले केव्स बनाते हैं। तो कोई भी किंगडम हो, जैसे वो शुरुआत में एस्टैब्लिश होगा तो बजट इश्यूज होंगे, पहले वो बनाते हैं केव्स, और केव्स के बाद आप देखेंगे कि बड़े बड़े टेम्पल्स भी इनके द्वारा बनाए जाएंगे। जो वेस्टर्न चालुक्यास हैं, इनका जो राज है वो खत्म होता है लगभग मिड 8th सेंचुरी में, जब राष्ट्रकूट है, इनके जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, ये ओवरटेक कर लेते हैं, और ये पूरा जो किंगडम है फिर अब चालुक्यास के बाद राष्ट्रकूटास के हाथ में चला जाता है। शुरुआती एक्टिविटीज जो चालुक्य की थी उनसे मैंने जैसे आपको बताया कि केव्स बनवाए जाते हैं, बाद में फिर ये स्ट्रक्चरल टेम्पल की तरफ बढ़ेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रावणफाड़ी केव्स, जो आईहोल में बनाए गए हैं कर्नाटका में।
इनकी स्कल्पचरल स्टाइल के बारे में बात करेंगे, काफी डिस्टिंक्टिव स्टाइल है। यहां पर आप देखेंगे रावणफाड़ी में तो नटराज बनाया गया है, स्कल्पचर बनाया गया है। उसके बाद में इसके आसपास आप देखेंगे तो सप्तमात्रिका है। ये सप्तमात्रिका मतलब आप ये समझिए, यहां पर सेंटर में नटराज है और एक तरफ आपको 4 और एक तरफ आपको 3 स्टैचूज दिखेंगे, स्कल्पचर्स दिखेंगे, और उन सबको इकट्ठा कहते हैं सप्तमात्रिका। तो एक तरफ आपको देखने मिलेगा लेफ्ट साइड में 3 और राइट साइड में 4। इस तरीके से बनाया गया है ये सप्तमात्रिका को। कहां पर? रावणफाड़ी केव्स में। ये नाम याद रखना, नाम काफी फायदेमंद हो जाते हैं। कभी आपको मेंस में आंसर लिखना है तो फायदा हो जाता है, या फिर कभी मैच द कॉलम में आ जाता है। जैसे 2019 में सवाल आ चुका है कल्याण मंडपम के नाम से, तो कल्याण मंडपम जो है वो किसने बनाया है? उस तरीके से रावणफाड़ी केव्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। ये लेस नोन फैक्ट है इसीलिए। अब बात करें हम कि किस तरीके के फिगर है, तो फिगर में आपको ग्रेस बहुत देखने मिलेगी। जो चेहरा होता है, जो उनकी बॉडी है, उसमें आपको काफी ग्रेसफुलनेस देखने मिलेगी। बॉडी काफी स्लिम बनाई गई है और लंबी है। फेस जनरल, जैसे ह्यूमन फेस होते हैं सर्कुलर, ओवल, अलग अलग शेप्स होते हैं, उस तरीके से फेस का जो शेप है वो ओवल है। इनके जो क्राउन है, जो सर पे पहनते हैं, वो काफी लंबे इस तरीके का सिलेंड्रिकल सर पे पहनने वाला क्राउन है, जैसा इजिप्ट में भी पहनते थे और विजयनगर में भी यह काफी प्रेवलेंट था। आप चाहे तो भारत एक खोज करके दूरदर्शन पे आता है, वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का हेडगियर पहना जाता होगा। इसके साथ में धोती पहनते दिखाया। धोती जो है वो शॉर्ट है और धोती में जो अलग अलग उसकी प्लीट्स पड़ती हैं, इस तरीके से जब भी कपड़ा पहनते हैं आप तो कपड़े में जो सिलवटें पड़ती है, उन सिलवटों को भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। और ये जो रावणफाड़ी की डिजाइन है या फिर जो पर्टिकुलर बनाने का तरीका है स्कल्पचर्स को, ये बहुत डिफरेंट है वेस्टर्न डेक्कन से। वेस्टर्न डेक्कन मतलब जब वक्टका स्टाइल की हम बात कर रहे हैं उनसे। वक्टका स्टाइल आपको पौनार और रामटेक दोनों जगह पर महाराष्ट्र में देखने मिलेगी, तो उनसे ये कहीं ज्यादा अलग है, हटके है। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब अलग अलग फीचर्स को नागरा स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल के इनकॉर्पोरेट करना, ये इनकॉर्पोरेशन और इससे नई स्टाइल डेवलप करना चालुक्य बिल्डिंग का हॉलमार्क बन जाता है। मतलब चालुक्य बिल्डिंग इसी चीज के लिए जानी जाती है। पर्टिकुलरली बात करें तो चालुक्यों ने मंदिर बनाए पट्टादकल में। पट्टादकल में विक्रम आदित्य II के राइन में, उनके राज में 1733 से 44 तक इनका जब राज था, तब इनकी रानी लोक महादेवी विरूपाक्षा टेम्पल को कमीशन कराती हैं, उसको बनाती हैं। इसके अलावा देखिए एक और इंपॉर्टेंट मंदिर है पापनाथ टेम्पल, जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। इसके अलावा गजब के टेम्पल्स बनाए गए हैं, और ये जो टेम्पल्स हैं ये द्रविड़ ट्रेडिशन के एग्जाम्पल्स हैं, काफी एक्सेम्पलरी और बेस्ट एग्जाम्पल्स के तौर पे भी देखे जाते हैं। तो ये विरूपाक्षा का टेम्पल आप सीधे हाथ पे देख सकते हैं। और बाद में जब विजयनगर एम्पायर आती है, आपको पता होगा विजयनगर एम्पायर के बारे में हम बात कर चुके हैं, जब 12th-13th सेंचुरी के पास में जब इनका राइन चालू होता है, विरूपाक्षा देव को वो कहते थे कि ये राज करते हैं और इन्होंने हमें ऑर्डर दिए हैं राज करने के, या फिर हम इनके नाम से राज करते हैं। ये हम 12वीं क्लास का जब हम डिस्कशन करेंगे 12वीं NCERT का, तब मैं आपको बताऊंगा। विजयनगर पे पर्टिकुलर एक पूरा चैप्टर है, और उस चैप्टर में हम बात करेंगे किस तरीके से ये लॉर्ड विरूपाक्षा को अपना मास्टर मानते थे और कहते थे कि इन्होंने हमें राज करने दिया है। यहां पर थोड़ा सा मैं चालुक्यास के बारे में आपको बताना चाहता हूं। चालुक्यास जो है, अभी आपने देखा होगा हर जगह हम वेस्टर्न चालुक्यास बोल रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि ईस्टर्न चालुक्यास भी थे जो ईस्ट की तरफ है, वहां पर भी, जो उड़ीसा के आसपास का इलाका है, वहां पर भी चालुक्यास राज करते थे। दोनों अलग अलग किंगडम्स थे। यहां पर हम ईस्टर्न चालुक्यास की बात करें पर्टिकुलरली, तो महाकुता जो बादामी से 5 किलोमीटर दूर है। उसके अलावा आप देखें स्वर्ग ब्रह्म टेम्पल जो आलमपुर में बनाया गया है, इसमें आपको नॉर्दर्न स्टाइल का एसिमिलेशन मिलेगा। तो जरा पीछे एक बार हम फिर से पहुंचते हैं। यहां पर देखिए हमने आपसे कहा था कि द्रविडियन स्टाइल का कल्मिनेशन या फिर बेस्ट अर्ली एग्जांपल्स ऑफ वेस्टर्न स्टाइल आपको मिल रहे हैं जब वेस्टर्न चालुक्यास बिल्डिंग बना रहे हैं, उनका हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं। उसकी दूसरी तरफ आप देखें जब ईस्टर्न चालुक्यास बिल्डिंग बनाते हैं, तो यहां पर आपको नॉर्दर्न स्टाइल का एसिमिलेशन मिलता है, जो कि ओडिशा और राजस्थान से आते हैं। तो जो भी आपने जैन मंदिर वगैरह हमने अभी बात की थी राजस्थान और गुजरात के, वहां से एसिमिलेशन होता है, ओडिशा से एसिमिलेशन होता है, और उस हिसाब से मंदिर बनाए जाते हैं। एक मंदिर है दुर्गा टेम्पल, उसी समय की बात कर रहा हूं, बिल्कुल उसी कालखंड की, जब ईस्टर्न चालुक्यास बिल्डिंग्स बना रहे हैं बादामी और आलमपुर में, तभी उसी समय आई होल की बात करूं अगर मैं, तो वहां पर एपिसाइडल केव की डिजाइन पे मंदिर बनाए जा रहे हैं। एपिसाइडल चैत्य जो बुद्धिज्म में बनाए जाते हैं, जो हमने चौथे चैप्टर में बात करें, इस तरीके से डिजाइन होती है। इस तरीके की डिजाइन होगी। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, इसको इमेजिन कर पा रहे होंगे, ये दुर्गा टेम्पल बनाया गया है। और खासियत इसकी ये है कि इसके साथ में आपको शिखर भी देखने मिल रहा है। ये देखिए शिखर भी बनाया गया है। तो इस मंदिर में बुद्धिज्म का जो एपिसाइडल चैत्य हॉल वाला जो फीचर है, इसके साथ जोड़ दिया गया है शिखर को। साथ में यहां पर आपको वेरेंडा भी देखने मिल रहा है। तो काफी
इंपॉर्टेंट फीचर जो थे नागरा स्टाइल के, वरांडा किस चीज के लिए यूज होता था, वो प्रदक्षिणा पथ के जैसे यूज होता था, सर्कमएम्बुलेशन के लिए, परिक्रमा लगाने के लिए यूज किया जाता था, उसको भी इसमें एसिमुलेट कर दिया। तो जहां पर जोग्राफिकली नियरनेस होगी, जोग्राफिकल नियरनेस जहां होगी, उस तरीके से इन्फ्लुएंसेस ड्राइव करे जा रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट टेंपल जिसको मेंशन करना जरूरी है वो है लटखान टेंपल। ये लटखान टेंपल या लटखान टेंपल जो है ये आईहोल कर्नाटका में है। इसको मेन इसकी जो डिजाइन है वो देखने में ऐसे लगती है जैसे कि वुडन रूफ डिजाइन है, जो कि हमने कहां बात की थी, कश्मीर और जो पहाड़ी इलाके हैं, कुमाऊं वगैरह के इलाके हैं, वहां के मंदिरों में बात करी थी कि जो मंडप बनते थे वो जनरली स्लोपी रूफ के बनते थे। तो ये वुडन रूफ की डिजाइन को इस टेंपल में ऐड किया गया है और इसका कंस्ट्रक्शन पत्थरों से किया गया है। वुडन स्टाइल है लेकिन इसका जो मेन फ्रेम बनाया गया है वो पूरा को पत्थरों से बनाया गया है। अब यहां पर बात यह आ जाती है कि एक ही जगह है, देखिए हम कर्नाटक के आसपास की बात कर रहे हैं, मैंने आपसे बादामी की बात करी, आईहोल की बात करी, सब जोग्राफिकली ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इतने अलग अलग स्टाइल्स को एक्सपेरिमेंट किया गया, इतना वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन या फिर म्यूटेशन देखने मिल रहा है हमें। तो ये क्या है, यहां पर सवाल यही आ जाता है कि क्या ये जिज्ञासा है, क्यूरोसिटी है, या फिर ये इनोवेशन है। तो इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। सीधे हाथ पे फिर से देखिए, बादामी में ये टेंपल है। अब बात करते हैं हम जिस समय चोला पांड्यास का पावर कम हो रहा था, थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं हम, तमिलनाडु के आसपास के इलाके जो है और आपके आंध्रा के आसपास के इलाके, जहां पर आज चोला और पांड्या का पावर कम हो रहा है। दूसरी तरफ होशालास जो है कर्नाटका में, ये धीरे धीरे पावरफुल हो रहे हैं और ये साउथ इंडिया को कंट्रोल करेंगे। अब जब ये साउथ इंडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, इनका हेडक्वार्टर होता है मैसूर, और मैसूर से ये पूरा काम चलाने वाले हैं। यहां पर ये 100 से ज्यादा मंदिर बनवाते हैं, 100 से ज्यादा मंदिर कमीशन करते हैं, जिनके रूइंस आज आपको देखने मिलते हैं। रूइंस में सही मायने में देखा जाए तो अच्छी तरीके से स्टडी करने के लिए सिर्फ 3 मंदिर हैं, जो कि फ्रीक्वेंटली डिस्कस भी करे जाते हैं, जैसे बेल्लूर, हेलेबिद और सोमनाथपुर। ये 3 आपको याद रखने हैं जब होशालास की बात करी जाएगी। जब हम बात करेंगे चालुक्यास की तो उसमें आपको आईहोल भी याद रखना है, विरूपक्षा भी याद रखना है, विरूपक्षा का जो मंदिर है, लटखान टेंपल जो है उसको भी याद रखना है। इस तरीके से आपको क्लासिफाई करके रखना है कि किसने किस समय में क्या बनाया। सीधे हाथ पे फिर से देखें सोमनाथपुरम का टेंपल। यहां पर बात करी जाती है जो मंदिर बनाए जा रहे हैं, ये मंदिर स्टिलेट प्लान पे बनाए जाएंगे। स्टिलेट मतलब होता है स्टार जैसा, ये प्लान होगा इसका। पहले बात क्या करी जाती थी, स्क्वायर प्लान पे बनाया जाएगा, रेक्टेंगुलर प्लान पे बनाया जाएगा। अब इस स्टार प्लान पे मंदिर को बनाया जाता है। साथ में बारीकी बहुत आ जाती है नक्काशियों में, क्योंकि सॉफ्ट स्टोन का यूज करा जा रहा है। ये सॉफ्ट स्टोन की खासियत क्या है कि इस पे कारीगरी बड़े आराम से हो जाती है। अब कारीगरी हो जाएगी तो वेरिएबल डिजाइन्स लाना बहुत ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे आप। चाहे ज्वेलरी की बारीकियां बनानी हो या फिर आपको मंदिर को सुंदर बनाना हो, मूर्तियां बनानी हो, उन सब चीजों के लिए, और मंदिर की जो बेसिक स्टाइल है उसको भी आप बहुत अच्छे से बना पाएंगे, क्योंकि अब आप सॉफ्ट स्टोन का यूज कर रहे हैं, जो कि होयसालास ने किया। होयसलेश्वर टेंपल बनाया जाता है हालेबिद में। हेलेबिद में ये जो बनाया जा रहा है ये 1150 में बनाया जाता है होयसाला किंग के द्वारा। अब ये जो बनाया जा रहा है ये डार्क सिस्ट से बनाया जा रहा है, यहां पर आप देखिए, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन ऐसी है कि द्रविड़ और नगर दोनों फीचर आपको देखने मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आप इसको विसरा स्टाइल के नाम से जानते हैं। ये जो हाइब्रिड स्टाइल है इसको विसरा स्टाइल कहते हैं। और इसका जो ग्राउंड प्लान है वो बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश्ड है। किसी भी मिडिवल टेंपल को देखेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा ये उससे काफ़ी ज़्यादा हटके है, क्योंकि इसका जो प्लान है वो स्टार लाइक प्लान होगा। इस तरीके से अगर मैं थोड़ा रफली ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो जैसे स्टार होता है उस तरीके से इसका प्लान होता था। ये ऐसा करके कुछ ऐसा मंदिर का प्लान होता था। थोड़ा सा आप अगर उसको सिमेट्रिक बना लें तो बढ़िया रहेगा। ये प्लान था मंदिर का होयसालास जो बनाते थे, तो ये स्टिलेट प्लान कहलाता है। पर्टिकुलरली बात करें तो एक मंदिर में यहां पर आपको नटराज देखने मिलेंगे। शिव जो है वो नटराज के रूप में हेलेबिड टेंपल में देखने मिलेंगे। इसकी जो बिल्डिंग है डबल बिल्डिंग्स, इसमें लार्ज हॉल का मंडप बनाया जाएगा जिसमें म्यूजिक और डांस वगैरह होगा, क्योंकि उस समय मैंने आपको बताया कि मंदिरों का जो रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता था एजुकेशन के लिए, डांस के लिए, कभी आपको जस्टिस डिस्पेंसेशन करना है तो उसके लिए भी सभाएं मंदिर में लग जाती थी। नंदी पेविलियन है, मतलब नंदी को अगर इस तरीके से दिखाया जाएगा तो नंदी का पेविलियन होगा और वहां से चलते हुए आप फिर मंदिर के अंदर एंटर करते हैं। तो नंदी पेविलियन जो है वो आपको लगभग हर शिव टेंपल के बाहर आपको देखने मिल जाएगा। साथ में इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी मिनिएचर्स हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग मिलेगी। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको ये नटराज की जो मूर्ति है हेलेबिद की, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग मिल रही है। हाथों में क्या पकड़े हैं उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। क्राउन
और आसपास की जो डिज़ाइन है, यहाँ पर जो नाग है या फिर ये जो अग्नि जल रही है, वो सारी चीज़ें आपको बहुत साफ साफ समझ में आएंगी। हाथ में जो भी उनके हेड गियर्स हैं या फिर सारी चीज़ें, ज्वेलरी, स्टैंड्स, यहाँ पर ये देखिए, हर चीज़ बहुत ही क्लियरली आपको स्कल्पचर में समझ में आएगी हेलेविद में। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो स्क्वायर प्लान है उससे स्टार प्लान तक कैसे पहुंचते हैं। मान के चलिए ये एक स्क्वायर प्लान पे पहले मंदिर बन रहे थे। अब जब सॉफ्ट स्टोन आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको आप हल्का हल्का अगर कट करते चलेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर, और सेम इसी तरीके से यहाँ पर, ऐसे थोड़ा थोड़ा कट करके आप फाइनली एक स्टार प्लान तक पहुंच जाते हैं। और यही चीज़ हेलेविद में करेंगे। अब ये आप देखिए, ये सारा एरिया रिमूव कर दीजिए तो आपको ये एरिया मिल जाएगा। ये जो है आपका, ये स्टेलेट प्लान है, ये स्टार प्लान है, और यही यहाँ पर करा गया था। अब जब बेस में प्लान जो है मंदिर का वो इतना चेंज हो रहा है तो आप देखेंगे कार्विंग ऑफ एनिमल और डेटीज जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज देखने मिलेगा। डेकोरेशन जो है वो काफ़ी डिटेल रहने वाली है, बहुत बारीक। यहाँ पर हमने देखा भी नटराज टेम्पल में, आप देखिए कितनी बारीक डिटेलिंग है। ज्वेलरी के साथ कपाल माला होती है या फिर कोई भी चीज़, यहाँ पर देखिए हेयर लॉक्स दिखाए जाएंगे, अग्नि दिखाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ दिखाई जाएगी, काफ़ी क्लियरली दिखाई जा रही है। डिपिक्शन बहुत ही ज़्यादा क्लियर है नटराज का होयशालाज में। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि 100 हाथी दिखाए गए हैं और 100 हाथी महावत के साथ, जो ऊपर बैठते हैं हाथी को चलाने के लिए, उनके साथ दिखाए गए हैं। लेकिन 100 के 100 हाथी जो हैं उनका पोज सेम नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा बारीकी पे ध्यान दिया गया। उनके जो फीचर्स हैं प्रोसेशन में, देखिए 100 हाथी अगर चल रहे होंगे तो 100 के 100 हाथियों के जो पोजेज होंगे वो स्वाभाविक सी बात है अलग होंगे। मशीनें तो है नहीं, हाथी हैं, तो वो अलग अलग पोजेज होंगे। और उस तरीके से इस मंदिर में उनको बनाया गया है, स्कल्पचर्स में बनाया गया है। इसके बाद 1336 में विजयनगर की चर्चा करते हैं, जिसको सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं। अभी इतना प्रॉस्परस था कि बहुत सारे जो इटालियन ट्रैवलर्स आते थे वो वेनिस से, रोम से कंपेयर कर देते थे इसको। तो निकोलो डी कॉन्टी यहाँ पर आते हैं, जो इटालियन ट्रैवलर थे। पोर्चुगीज ट्रैवलर आते हैं, डोमिंगो पीस, फर्नांड नुनेस। उसके बाद दोरते बारबोसा, और अफगान से आते हैं अब्दुल रजाक। तो ये लोग जब आ रहे हैं तो ये आएंगे, सिटी को देखेंगे, और उसके बाद जो भी बात होगी अपनी, वो अलग अलग तरीके से कंपैरिजन करके अपने अपने एनालिसिस और पर्सनल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से लिखेंगे। जैसे बहुत से लोग इसे शुरू में तो इन्फ्लुएंस नहीं होते, लेकिन बाद में उनको समझ में आता है कि उस समय के सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक सब मिल जाता था विजयनगर की सिटी में, कि 1300 में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती थी वो सारी चीज़ें वहाँ पर उस सिटी में अवेलेबल थी। तो काफ़ी बड़ी बड़ी सिटियों से कंपेयर भी करा गया है विजयनगर को। और उन ट्रैवलर्स के अकाउंट के अलावा आपको बहुत से संस्कृत और तेलुगु वर्क्स भी यहाँ पर देखने मिलेंगे, जो कि अलग अलग लोगों ने, स्कॉलर्स ने लिखे हैं किंगडम से संबंधित और उनके ट्रेडिशन से संबंधित। विजयनगर में अगर मैं कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चरल सिंथेसिस की बात करूं पर्टिकुलरली, तो यहाँ पर द्रविडियन टेम्पल बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस पे इस्लामिक स्टाइल का भी इन्फ्लुएंस देखने मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो नेबर्स हैं, बहमनी सल्तनत हो गई, इसके अलावा बहुत सारी जो आसपास की सल्तनतें होंगी, उससे इंपैक्ट पड़ने वाला है और वहां से इस्लामिक स्टाइल को अडॉप्ट करा जाएगा। जनरली तो विजयनगर एम्पायर में जो चोला आइडियल्स हैं, जो चोला तरीका है मंदिर वगैरह बनाने का, उसको ही लिया जाता था, उसको ही रिक्रिएट किया जाता था। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पर आपको फॉरेनर इन्फ्लुएंस देखने मिलेगा। इनके जो रूइंस अभी बचे हैं, जो 15th और 16th सेंचुरी में प्रिजर्व करे गए थे, उनसे हमें पता चलता है कि ये कितना ज़्यादा गजब की एज रही होगी एक्सप्लोरेशन के लिए और एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर के लिए, जहाँ पर अलग अलग कल्चर्स जो आके फ्यूज कर रहे हैं। इसके साथ में वेल्थ का फ्लो भी हो रहा होगा, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी की प्रॉस्पेरिटी के लिए वेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो वेल्थ, एक्सप्लोरेशन और कॉस्मोपॉलिटन कल्चर के बारे में हमें पता चलता है इनके रूइंस से, जो भी आज बचे कुचे हैं उनसे। अभी तक हमने बात की किस तरीके से हिंदू आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन यही जो 5th से 14th सेंचुरी का टाइम है, यहीं पर आप देखेंगे कि कॉन्स्टेंटली बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी डेवलपमेंट है। बुद्धिस्ट और जैन डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उनके भी आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स हैं। और ये डेवलपमेंट्स जो हैं आप देख सकते हैं एलोरा में, जहां पर बुद्धिस्ट, हिंदू एज वेल एज जैन मॉन्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा बदामी, खजुराहो और कन्नौज में, तीनों जगह पे आपको दो, मतलब या तो बुद्धिज्म और हिंदुइज्म, या फिर बुद्धिज्म और जैनिज्म, या फिर हिंदुइज्म जैनिज्म, इस तरीके की मॉन्यूमेंट्स देखने मिल जाएंगी। दो रिलीजन्स जो है वो एक के बाजू में एक आपको देखने मिल जाएंगे। जैसे यहां पर देखें एलोरा में ये बुद्ध का स्टैचू है। तो बात बहुत सिंपल सी है, गुप्ता एम्पायर जो है वो 6th सेंचुरी में जाके क्रम्बल हो जाता है, टूट जाता है। डिसइंटीग्रेशन हमने पढ़ा भी है मुगल्स का, उस तरीके से इनका एम्पायर टूटता है। लेकिन खासियत यहाँ पर यह है, जहाँ पर वेस्टर्न साइड स्मॉल स्मॉल राजपूत प्रिंसिपैलिटीज बन जाती हैं, वहीं पर बिहार, बंगाल
का जो इलाका है, जिसको आप हिस्टोरिकली मगध के नाम से जानते हैं, वो अभी भी यूनिफाइड है, वो अभी भी एक है। 8th सेंचुरी आती है और यहां पर पालास रूल करने लगते हैं। जो पाला किंग्स के सेकंड रूलर थे, पाला जो पूरा एक डायनेस्टी रही है, उसके सेकंड रूलर धर्मपाल, ये जब आते हैं गद्दी पर, तो ये धीरे धीरे आप देखेंगे काफी पावर अपने हाथ में ले लेते हैं और धीरे धीरे काफी पावरफुल बना देते हैं किंगडम को। पूरा एम्पायर पावरफुल बन रहा है और इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि उन्होंने अपनी टेरिटरीज को बढ़ा दिया था राजपूत प्रतिहारास को हरा के। ये राजपूत प्रतिहारास को हराएंगे और उसके बाद इकोनॉमी को भी पावरफुल करेंगे। वो कैसे करेंगे? वो करेंगे ये कि एग्रीकल्चर पे जो टैक्स लग रहा है, क्योंकि पूरा जो गंगाटिक प्लेन है, जो गंगास का प्लेन है, वहां पर ये टैक्सेस वगैरह इकट्ठा करेंगे एग्रीकल्चर से, उससे पैसा आएगा और इंटरनेशनल ट्रेड भी करने वाले हैं। 2 चीजें ये करने वाले हैं। यहां इस इलाके की सबसे महत्वपूर्ण, अगर मैं बुद्धिस्ट साइट की बात करूं, तो वो है बोध गया। बोध गया उस समय से ही इंपॉर्टेंट है जब से गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध जब बने, जब एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, उस समय से ही बोध गया बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर देखा जाए तो ब्रिक वर्क ही था उस समय जो बचा कुचा था। अशोक के समय जो बोध गया का मंदिर बनाया गया था, उसका मतलब जो रिमेन्स हैं पाला रूलर्स के हाथ में जो पड़े, वो ब्रिक वर्क बस था। अब इसके ऊपर काम करा जाएगा, इसको और बेटर बनाया जाएगा। आप देखेंगे जो बोधि ट्री के पास का जो श्राइन है, उसको अशोक ने बनाया था, ऐसा माना जाता है। और इसकी जो वेदिका है, इसको पोस्ट मॉडर्न टाइम में बनाया गया। वेदिका 100 BC में बना। जरा वेदिका मैं फिर से बता दूं, अगर आप भूल गए हो तो, हमने 4th चैप्टर में पढ़ा है, फिर भी मैं आपको बताता हूं। जो स्तूप के बाहर स्तूप का चक्कर लगाने के लिए जगह होती थी, जिसको हम हिंदू मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, उसी को यहां पर वेदिका कहा जाता है। तो वो वेदिका कंस्ट्रक्ट करी गई थी पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में। आप यहां पर देखिए और भी स्कल्पचर्स बनाए गए 8th सेंचुरी में, जब पाला पीरियड था उस समय और भी स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं इस बोध गया टेम्पल के आसपास में। आज जो आप मंदिर देखते हैं वो कॉलोनियल पीरियड का रिकंस्ट्रक्शन है, जो कि 7th सेंचुरी में था, डिजाइन उसी के ऊपर। तो 7th सेंचुरी के डिजाइन के ऊपर अभी रिकंस्ट्रक्शन हो गया है। जरा सा और पाला के बारे में बात करें और मंदिर की बात करें। सबसे पहले तो मंदिर की जो डिजाइन है उसकी खासियत यह है कि ना ये डिस्टिंक्टली नागर स्टाइल में है, ना ये द्रविड़ स्टाइल में है। एक तरफ आप देखेंगे तो जो मंदिर है वो नैरो है, दूसरी तरफ जो उसका राइज है वो द्रविडियन स्टाइल का है। राइज मतलब आप समझ गए होंगे, जो ऊपर का जो कोपोला है, या फिर आप जिसको नागर स्टाइल में शिखर कहते हैं या फिर द्रविड़ स्टाइल में विमान कहते हैं, वो द्रविड़ स्टाइल का है। इसके अलावा मोनेस्ट्रीज भी बनाई गई। आपने नालंदा का नाम सुना है, तक्षशिला का नाम सुना है। तो तक्षशिला जो कि महाविहार है, अब ये विहार क्या है? विहार जहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे वो विहार हो गया। महाविहार मतलब एक बहुत बड़ी जगह जिसमें बहुत सारे मॉन्क एक साथ रह सकें, वो यहां पर आपको देखने मिलता है। और इसके ऊपर हमें कैसे पता चल रहा है ये सब? आज हमें एक्सकेवेशन के बाद ये पता चल रहा है। बहुत ही पार्शियल एक्सकेवेशन हो पाया है, बहुत ही छोटे हिस्से का एक्सकेवेशन हो पाया है, क्योंकि आज भी बहुत सारे इलाके में सिविलाइजेशन बसी हुई है, जिसकी वजह से इम्पॉसिबल है कि उन जगहों को तोड़ें और उनको अंदर एक्सकेवेट करें। फिर भी जितना रिमेन्स है उससे हमें समझ में आता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये काफी बड़ी एक मोनेस्ट्री रही होगी, एक बहुत बड़ा महाविहार था। सीधे हाथ पे आप देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी का जो रिमेन्स बचे हैं वो। अब इसके साथ में हम बात करें नालंदा के बारे में, हमें जानकारी मिलती है ज़ुंगज़ांग, या फिर जिसको हम हुनसांग के नाम से जानते हैं, उनके जो एक चाइनीज ट्रैवलर हैं, उनके जो रिकॉर्ड्स वगैरह थे, उन्हें जो लेखनी करी थी उससे। इससे हमें पता चलता है कि जो कुमार गुप्त हैं, कुमार गुप्त 1 5th सेंचुरी में ये नालंदा की स्थापना करते हैं। और इसके बाद जो लेटर रूलर्स आते हैं वो फर्दर इस यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट करते हैं। इस यूनिवर्सिटी में अगर बात करी जाए तो 3 बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन्स को पढ़ाया जाता था, थेरावाद, महायान और वज्रयान। इवन दो हम जानते हैं कि बुद्धिज्म जो है वो 2 मेन सेक्शंस में डिवाइड हो गया था, महायान और हीनयान में। और इसके अलावा एक और सेक्शन था जो कि काफी माइनर सेक्शन था, जिसको वज्रयान कहते हैं, जिसमें तंत्रिज्म भी सिखाया जाता था, तंत्र मंत्र भी सिखाया जाता था। तो ये सारी चीजें यहां पर पढ़ाई जा रही हैं। मॉन्क्स यहां पर नालंदा में पढ़ाएंगे, अपने तरीके से ये सारी चीजें पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी जगहों से मॉन्क्स आते भी थे और यहाँ से मॉन्क्स बहुत सारी जगहों को जाते भी थे, जैसे बोध गया और खोखियार, ये दोनों बिहार में जगहें हैं। यहाँ से चाइना, चीन, तिब्बत, सेंट्रल एशिया, जो आपके नॉर्थ में देखेंगे आप, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, बहुत सारी जगहों पर यहाँ से मॉन्क जाते हैं। तो ये ट्रैवल एंड टूरिज्म वाला जो सिस्टम है, बुद्धिज्म स्प्रेड करने का सिस्टम है, वो चलता आ रहा था।
अब मॉन्क्स जो हैं वो यहाँ से कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स लेके जाएंगे, कुछ स्कल्पचर्स लेके जाएंगे और अलग अलग कंट्रीज में पहुंच जाएंगे। तो जो भी मॉन्क्स या पिलग्रिम्स आते थे वो छोटे स्कल्पचर्स ले जाएंगे, इलस्ट्रेशंस ले जाएंगे, जिसमें मैं बात करूं हुनसंग की बात करूं, आइसिंग की बात करूं, इस तरीके से जो भी चाइनीज ट्रैवलर्स आते हैं ये यहाँ से मैन्युस्क्रिप्ट ले जाते हैं। एक किस्सा है जिसके बारे में बात करी जाती है कि एक चाइनीज ट्रैवलर जब वो वापस चाइना जा रहे थे तो इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स लेके जा रहे थे वो कि जो नाव है वो डूबने वाली थी जब, तो नाव का वजन कम करने के लिए मैन्युस्क्रिप्ट्स को समुद्र में डालना पड़ा था। तो इस तरीके से मैन्युस्क्रिप्ट्स और स्कल्पचर्स जो हैं जो दूसरी कंट्रीज में पहुंचते हैं, चाहे वो चाइना हो, मंगोलिया हो, तिब्बत हो या फिर दूर दूर तक के इलाकों में। आपको मालूम है बामियान, अफगानिस्तान, जहां पर हजाराज रहते हैं, वहां तक बुद्धिज्म फैला हुआ था और भी उसके आगे आगे के क्षेत्रों तक बुद्धिज्म फैला था। इस्लाम के आने पे फिर धीरे धीरे चीजें बदलती गई। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हैं जैसे नालंदा में, ये आर्ट के लिए, लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स बन गए थे। और आप देखेंगे इसी की वजह से जो आर्ट है ये सारी बुद्धिस्ट कंट्रीज में आपको सिमिलर मिलने वाला है, क्योंकि यहीं से जो आर्ट है वो जाके पूरी कंट्रीज में फैल गया। आप देखिए स्टूकोस बनाए जाते हैं, जो छोटी छोटी मूर्तियां इस तरीके से बनाई जाती हैं, ये स्टूको आर्ट कहलाता है। पत्थर पे काम होगा, ब्रॉन्ज की मूर्तियां बनाई जाएंगी, ब्रॉन्ज मेटल की मूर्तियां बनाई जाएंगी, कास्टिंग करके मूर्तियां बनाई जाएंगी। और ये सारी जो है आपकी ये बुद्धिस्ट गुप्ता समय में जो गुप्ता आर्ट तैयार हुआ था सारनाथ का, उसी के ऊपर बेस्ड थी। अब जैसे 9th सेंचुरी आती है, स्वाभाविक सी बात है, सामान्य गणित समझें आप कि पहले तो एक फिक्स स्टाइल है, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय होता है तो वो लोकल नेचर भी अपने साथ इन्फ्लक्स आता है, मिक्स होता है। और यहां पर आप देखेंगे कि सारनाथ के जो गुप्ता स्टाइल है उसके साथ में लोकल बिहारी ट्रेडिशंस जो है, जो बिहार के ट्रेडिशन है वो भी आएंगे, सेंट्रल इंडिया के ट्रेडिशंस भी आएंगे। जैसे हमने अभी बात की थी जब कि विसारा स्टाइल, जिसमें इन्फ्लुएंस देखने मिलता है नागर और द्रविड़ का, उस तरीके से होता है। और इन सबको मिला के फिर नालंदा स्कूल ऑफ स्कल्पचर तैयार हो जाएगा, जिसके फेशियल फीचर्स अलग रहने वाले हैं, बॉडी के फॉर्म्स अलग रहने वाले हैं और इनका अप्रोच टुवर्ड्स क्लोथिंग और ज्वेलरी भी अलग रहने वाला है। अभी बात करी थी हमने जब रावण फाड़ी केव्स की, तो तब मैंने आपसे बात करी थी कि 7 मूर्तियां बनाई जाती हैं और इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो काफी अलग होता है। अभी जो नालंदा स्टाइल है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे जो वर्कमैनशिप है वो बहुत अच्छी है, कारीगरी बहुत अच्छी करी गई है। इसके साथ में आपको क्राउडिंग इफेक्ट नहीं देखेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ों को अगर एक नरेटिव को दिखाना हो तो नरेटिव को दिखाने में आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत हौच-पौच हो जाता है, लेकिन एक एक जो फीचर है उस नरेटिव का उसको काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है, दर्शाया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो डायमेंशंस है, मतलब प्रोट्रूडिंग सी इमेज दिखेगी आपको, ऐसा नहीं फ्लैट इमेज नहीं दिखेगी, 3 डायमेंशन में ये स्कल्पचर्स को बनाया गया है। इस तरीके से ये नालंदा आर्ट डिफाइन होता है। जो स्कल्पचर्स के बैक स्लैब है उनको भी काफी बारीकी से बनाया गया, काफी डेलिकेसी से बनाया गया है। स्टोन स्कल्पचर्स के अलावा अगर बात करें तो नालंदा में ब्रॉन्ज के स्टैचूज भी, स्कल्पचर्स भी हमें देखने मिलते हैं, पर्टिकुलरली 7th 8th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक, और जिसमें काफी ज्यादा मेटल इमेजेस आई हैं, जो कि पर्टिकुलरली पाला पीरियड में जो मेटल स्कल्पचर आते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इनका जो नंबर था वो कंपेयरिंग टू अदर ईस्टर्न इंडियन साइट्स बहुत ज्यादा था। जहां पर स्टोन के लिए उन्होंने अलग से एक आर्ट डेवलप कर दिया था, ब्रॉन्ज के स्टैचूज के लिए वो सारनाथ और मथुरा जो गुप्ता ट्रेडिशन में जिस तरीके से काम चलता था उसी तरीके को फॉलो करते थे। तो सारनाथ और मथुरा स्टाइल के आपको ब्रॉन्ज स्टैचू वहां पर देखने मिलेंगे। नालंदा स्कल्पचर्स इनिशियली जो उनके थीम्स होते थे उसकी बात करें तो महायान के जो भी भगवान है, जैसे कि आपने बोधिसत्वा के बारे में सुना है जो महायान में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडिंग बुद्धा जिसमें मंजूश्री कुमार, अवलोकितेश्वर जो लोटस के ऊपर बैठे हुए दिखाए जाते हैं, या फिर नागार्जुना, इन सबको बनाया गया था नालंदा स्कल्पचर्स में। 11th-12th सेंचुरी में आप देखेंगे नालंदा में धीरे धीरे महायान की जगह वज्रयान मजबूती पकड़ता है, तांत्रिक सेंटर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे डेटीज जो बनने हैं, जो थीम्स है वो चेंज होंगे। अब वज्र शारदा, अ फॉर्म ऑफ सरस्वती, सरस्वती का एक फॉर्म है वो बनता है। उसके बाद कसर्पना, अवलोकितेश्वर भी बनेंगे और ये सारी चीजें वज्रयान के पॉइंट ऑफ व्यू से बनने लगेंगी। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो क्राउन बुद्धा, जो बुद्धा को क्राउन बनाए दिखाए या फिर क्राउन पहने हुए जो स्कल्पचर बनाए गए हैं वो 10th सेंचुरी के बाद से आपको मिलना चालू होते हैं। ब्राह्मणिकल इमेजेस मिलेंगी जो कि सारनाथ स्टाइल से नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको नालंदा के आसपास के इलाके में मिलेंगी। आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं, बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जहां पर उस तरीके के ब्राह्मणिकल इमेजेस को पूजा जाता है। आगे एक और जगह है छत्तीसगढ़ में सिरपुर,
जहां पर उड़ीसा के स्टाइल की आपको श्राइन्स मिल जाएंगे, हिंदू और बुद्धिस्ट। उड़ीसा स्टाइल की श्राइन मतलब याद करिए, मैंने आपको बताया था खाकरा देउल, पीठ देउल, लोखा देउल, ये सारे जो भी देउल वाला जो सिस्टम है उड़ीसा से जो आया है वो चीजें मिल जाएंगी। मूर्तियों का जो डिजाइन होगा, डेटीज की जो आइकोनोग्राफी होगी, इमेजेस होंगी, वो भी उसी प्रकार की मिलेंगी। स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स जो आपको मिलने वाले हैं वो नालंदा से काफी मिलते जुलते रहने वाले हैं। ये लक्ष्मण टेम्पल देखें सिरपुर का, इसकी डिजाइन से आपको समझ में आ जाएगा कि ये उड़ीसा डिजाइन से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मेजर मोनेस्ट्रीज जो है वो उड़ीसा में भी डेवलप हो रही हैं, जैसे ललितगिरी, वज्रगिरी और रत्नगिरी के नाम से। एक पोर्ट सिटी है जिसका नाम है नागापट्टिनम, जो कि बुद्धिस्ट सेंटर बना रहता है, बहुत ही मेजर सेंटर था ट्रेड का और ट्रांजैक्शंस का। क्यों? क्योंकि श्रीलंका से ट्रेड चल रहा था तब हमारा, और इसका इंपॉर्टेंस चोला पीरियड तक बना रहता है। लगातार यहां पर ट्रेड एंड ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। ब्रॉन्ज और जो स्टोन स्कल्पचर्स हैं चोला स्टाइल में बनाए जाते थे, वो आपको नागापट्टिनम में भी देखने मिल जाएंगे। और इनकी जो एज है, ऐसा कहा जाता है कि 10th सेंचुरी के आसपास बनाए जा रहे थे। अब सिर्फ बुद्धिस्ट तो नहीं, जैन स्ट्रक्चर्स की भी बात कर ले, जैन टेम्पल्स की भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। जैसे आपने देखा कि हिंदू मंदिर बनाए जा रहे हैं, उसी तरीके से गजब के श्राइन्स बनाए गए हैं, सेक्रेड प्लेसेस और पिलग्रिमेज स्पॉट्स बनाए गए हैं जैनिज्म के लिए। पूरे इंडिया में आपको फैले हुआ दिखेगा जैन मंदिर और जैन श्राइन्स, पर्टिकुलरली आपको नॉर्थ में मिल जाएंगे और साउथ में भी मिल जाएंगे, हिल्स छोड़ के। यहां पर हिल्स याद रखने आपको कि हिली रीजन में यहां पर पिलग्रिमेज साइट आपको नहीं मिलेंगी। बिहार में पर्टिकुलरली आपको ओल्डेस्ट जैन पिलग्रिमेज साइट्स मिल जाएंगी, जैनों की जो तीर्थ स्थल है वो मिल जाएंगे। एलोरा में भी बहुत गजब गजब के आर्किटेक्चरल मार्वल्स हैं जो जैन से संबंधित है, जो जैन रिलीजन है उससे संबंधित है, एलोरा और आईहोल में। इसके अलावा देवघर, खजुराहो, चंदेरी, ग्वालियर, माउंट आबू की भी हम बात कर चुके हैं। इन सारी जगहों पे भी आपको जैन टेम्पल्स मिलते हैं। ये देखिए सीधे हाथ पे जैन टेम्पल, जो जैन स्कल्पचर है माउंट आबू का। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो स्कल्पचर आपको मिलता है वो है कर्नाटका में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जैन श्राइन है, श्रवण बेलगोला के नाम से। यहां पर गोमतेश्वर जो है उनका स्टैचू है, लॉर्ड बाहुबली जो गोमतेश्वर स्टैचू इसके फॉर्म में है, और इसको कमीशन करा गया था चामुंड राय के द्वारा, जो कि गंगा किंग के चीफ थे, जो प्राइम मिनिस्टर, चीफ एंड प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा यह बनाया गया था। और गंगा किंग उस टाइम पे मैसूर से रूल करते थे। फिर से देखिए आप सीधे हाथ पे लॉर्ड बाहुबली का ये गोमतेश्वर कर्नाटका में मिल जाएगा ये स्टैचू। अब ये जो जैन टेम्पल है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट टेम्पल है माउंट आबू में। हमने बात करी अभी आपसे आईहोल में भी, बदामी में भी। यहां पर आप देखेंगे तो माउंट आबू में एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है, एक इंपॉर्टेंट मंदिर है जो विमल शाह ने बनाया है। इसके मंदिर का जो एक्सटीरियर है वो काफी सिंपल है, लेकिन इसका इंटीरियर बहुत ही ज्यादा गजब का है। यहाँ पर डेकोरेशंस देख पाएंगे आप स्कल्पचर्स की, और यहाँ पर जो सीलिंग्स है उसके भी पैटर्न्स बहुत यूनिक हैं। अलग अलग जो सीलिंग्स हैं उनके अलग अलग पैटर्न्स हैं। फिगर्स में आप देखेंगे ग्रेसफुल ब्रैकेटिंग करी गई, ब्रैकेटिंग भी बहुत गजब की है, और डोम्ड सीलिंग है। ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स बन जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट साइट है गुजरात में, जो आप श्रत्युंजय हिल्स पे देख सकते हैं। इसका नाम है पलिताना, काठियावाड़ में यह जगह है पलिताना। यहां पर आपको जैन टेम्पल्स मिल जाएंगे, क्लस्टर ऑफ जैन टेम्पल्स मिल जाएंगे। इस चैप्टर में हमने देखा किस तरीके से स्कल्पचर्स बनाए जा रहे हैं आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स से, जैसे कि स्टोन है, बंगाल के टेराकोटा हो गए, ब्रॉन्ज हो गया नालंदा का, जो 5th से 14th सेंचुरी के बीच में हमें मिलता है। इससे हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। ऐसा नहीं है कि स्कल्पचर्स में सोने या चांदी का उपयोग नहीं करा जा रहा होगा, करा जा रहा होगा, लेकिन इतने लंबे समय में हो सकता है उन सोने और चांदी को पिघला के कुछ और उपयोग में लाया गया हो। स्कल्पचर जो लकड़ी के, आइवरी के बने होंगे, स्वाभाविक सी बात है उनकी लाइफ इतनी नहीं होती है, फ्रेजिलिटी की वजह से एक समय पे आके वो खत्म हो गए होंगे। पेंटिंग्स भी बनाई गई होंगी, रंग बिरंगी चीजें भी बनाई गई होंगी, लेकिन आज आपको पता है कि इतना लंबा समय हो गया है कि जो पिगमेंट होता है पेंट का वो आज सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा बहुत सी म्यूरल पेंटिंग्स भी बनाई गई थी रिलीजियस बिल्डिंग्स में, जिनमें से बहुत कम ही हैं जो आज सर्वाइव करती हैं और हमें उस टाइम के बारे में पता चलता है। एक इंपॉर्टेंट साइट जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं जब हमने आपसे बात की थी पल्लव राजाओं की। यहां पर हम पर्टिकुलरली बात करें महाबलीपुरम की, तो महाबलीपुरम जो है वो एक कोस्टल टाउन में बनाया गया था पल्लव पीरियड के। तो पल्लव पीरियड में यह बनाया गया रॉक कट करके। इसकी अगर लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो ये 30 मीटर चौड़ा है और 50 मीटर लगभग लंबा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं ऐसा डिजाइन।
ये फ्री स्टैंडिंग है, आपको ये भी पता है, हमने इस चीज के बारे में भी चर्चा की है कि इसको किस तरीके से बनाया गया था। यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं कि एक रॉक है, यहां पर एक बड़ा सा रॉक है जिसके बीच में एक क्रैक है। उस क्रैक को बिल्कुल पानी की नाली की तरह यूज करा जाता है और उसके आगे का जो वाटर टैंक है वो भरने में ये जो क्राफ्ट है ये काम करता है। स्कॉलर्स ने इसके ऊपर जो स्टोरी है, इस पैनल के ऊपर जो स्टोरी है, इसके बारे में अलग अलग इंटरप्रिटेशंस करी हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। एक तरफ कोई कहता है कि ये जो पैनल है ये डिसेंट ऑफ गंगा को बताता है कि हेवन से गंगा अर्थ पे आई थी, उसके बारे में चर्चा है। दूसरे स्कॉलर्स कहते हैं कि किरत अर्जुन, अर्जुनिया या फिर अर्जुन पेनास, अर्जुन की जो तपस्या है उसके बारे में बात करता है। क्यों? क्योंकि पल्लव कोट में एक भरवी करके पोएट हुआ करते थे, उनकी यह कहानी है किरत अर्जुनिया, वो बहुत पॉपुलर थी। कुछ कहते हैं कि प्रशस्ति है, मतलब जो राजा की तारीफ में लिखा जाता है वो चीज है, ताकि जब किंग उस पर्टिकुलर स्लैब के सामने बैठे तो उनको वो चीज अच्छी लगे। ये सारी चीजों के बारे में इंटरप्रिटेशंस करे जाते हैं। आप देखिए इस तरीके से पूरा महाबलीपुरम में बनाया गया है मंदिर। यहां पर बहुत सारे एस्थेटिक्स भी आते हैं, वर्शिपर्स भी आते हैं और यहां पर बैठते हैं, राजा के साथ बैठते थे, उस तरीके से उसको बनाया गया था स्लैब को। अभी मैं आपको स्लैब की पिक्चर दिखाता हूं जिससे आप और चीजें समझ पाए। चलते हैं इस स्लैब पे। अब यहां देखिए ये जो क्राफ्ट है, यहां से पानी निकलता है और यहां से टैंक में भर जाता है। जरा इस पर्टिकुलर पिक्चर से ही हम बहुत सारी चीजें समझने का प्रयास करते हैं। पहले नंबर तो यहां पर आप देखिए ये जो आपका इस पर्टिकुलर सेक्शन को अर्जुन कहा जाता है कि अर्जुन हाथ ऊपर करके तपस्या कर रहा है, या फिर कहा जाता है कि यहां पर भागीरथ तपस्या कर रहा है। भागीरथ अगर तपस्या कर रहे हैं तो गंगा हेवन से अर्थ पे आए इसके लिए, और अगर अर्जुन तपस्या कर रहे हैं तो वो पशुपत वेपन जो होता है उसके लिए, शक्ति के लिए ये तपस्या कर रहे हैं, ये चीज बताई जाती है। इसके साथ में ये कहा जाता है कि यहां पर एक बिल्ली बैठी है और उसके बाजू में बहुत सारे चूहे हैं। तो लोग कहते हैं कि इसको मजाक उड़ाने के तौर पे बनाया है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो आप देखिए कि बिल्ली जो है वो ये दिखा रही है कि बिल्ली के बाजू में चूहे हैं, लेकिन बिल्ली उनको खाने की जगह तपस्या में लगी है। इससे समझ में आता है कि अर्जुन या फिर भागीरथ जो है वो भी ये वर्ल्डली डिस्कशन से या वर्ल्डली डिस्टर्बेंस से डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, वो अपनी तपस्या में लीन है। इस सेक्शन में आप देखेंगे तो शिव है, और शिव किस पोज में है? वरदाता मुद्रा में। वरदाता मतलब वर या फिर वरदान देने की मुद्रा में। यहां पर ये जो छोटा बना है ये पशुपता वेपन है, जिसको पर्सोनिफाई कर दिया है, एक ह्यूमन के रूप में दिखाया गया है। साथ में इसमें आपको चिड़ियां भी दिखेंगी, बहुत सारे भगवान भी दिखेंगे, बहुत सारे डेटीज भी दिखेंगे, उन सब की इमेजेस भी काव करी गई हैं। एनिमल्स को, जैसे पर्टिकुलरली एलिफेंट की बात करूं तो भी लाइफ लाइक काव किया गया है एलिफेंट को। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें यहां पर फोकस करनी है महाबलीपुरम में। अगर इससे सवाल आता है तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जगह है जिसको आप कहते हैं रावण शेकिंग माउंट कैलाश। ये जो है ये आपको एलोरा में देखने मिलती है। एलोरा में आपको तीनों बुद्धिस्ट, जैन एज वेल एज हिंदुइज्म से संबंधित आपको स्कल्पचर्स मिल जाएंगे। केव नंबर 16 एलोरा में। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये रावण है और ऊपर ये कैलाश डिपिक्ट करा गया है जिसमें अलग अलग फीचर्स हैं। इस पिक्चर से हम फीचर्स को समझने की कोशिश करें तो यहां पर जो शिव जी के गण बैठे हैं वो अपने अपने काम कर रहे हैं, कोई हवा कर रहा है, कोई अपनी एक्टिविटीज कर रहा है, वो दिखाया गया है। लेवल से देखिए आप, ये फर्स्ट लेवल हो गया, ये सेकंड लेवल और ये थर्ड लेवल, इस तरीके से दिखा है और लेवल्स में डिपिक्शन करा गया है इस चीज का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रावण यहां पर इसको शेक कर रहा है तो यहां पर एक लेवल ये हो जाता है। दूसरे लेवल पे आप देखेंगे जो पार्वती हैं वो घबरा जाती हैं जब एकदम से हिलता है ये पर्वत, और उनके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन दिखाए गए हैं और वो एकदम से शिव जी को पकड़ लेती हैं, वो चीज भी यहां पर दिखाई गई है। तो रावण की बॉडी किस तरीके से उसका पोस्चर रहेगा यहां पर देखेंगे, यहां पिक्चर में क्लियर नहीं है, लेकिन एक पैर पीछे और एक पैर आगे, जैसे आप किसी गाड़ी में जोर लगाते हैं, धक्का देते हैं, उस तरीके से। और शिव पार्वती जो है वो सेंटर पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। कोमोशन जो हिल में हो रहा है उसकी बात मैंने कर दी आपसे, और जो गन है वो अपने अपने एक्शंस में इन्वॉल्व है, अपनी अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। इसके अलावा एक और कार्विंग है कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा की, वो भी आप देख सकते हैं। कुछ और खास बातों की बात करें अगर हम, तो जो लाइट और डार्कनेस है, कैसे आप देखेंगे लाइट किस तरीके से पड़ रही है, उस तरीके से इस पर्टिकुलर इमेज को बनाया गया ताकि प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन हो पाए लाइट और डार्कनेस का। टॉर्सो को, बॉडी का कहाँ हैवीनेस देना है, कहाँ आर्म्स को स्लिम रखना है या फिर बॉडी में राउंडनेस देनी है, इस सब पे भी बहुत ध्यान दिया गया है। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है एक इमेज बनाने के काम आता है। आप देखेंगे इसके जो सेक्शंस हैं,
लेवल्स में अगर हम देखें, जब हम इसको पूरी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं तब जाके हमारे लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर जो सीन है वो क्रिएट होता है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं और छोटे छोटे सेक्शंस को मिला के एक बड़ा, एक पूरा जो रावण शेकिंग माउंटेन कैलाश है, इसका पूरा एक सीन डेवलप होता है, एक ब्यूटीफुल इमेज बनती है। इसके बाद एक और मंदिर है जिसके बारे में हमें बात करनी है, वो है लक्ष्मण टेम्पल खजुराहो। अब ये जो मंदिर है सैंडस्टोन से बनाया गया था चंदेला डायनेस्टी के द्वारा। इसमें पर्टिकुलरली अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन किया गया था यशोवर्मन के द्वारा, 7th जो रूलर थे चंदेला डायनेस्टी के। 954 में इस मंदिर को बनाया जाता है। मंदिर की हम बात कर चुके हैं कि मंदिर पंचरत्न स्टाइल में है, मतलब बीच में एक मंदिर और चारों तरफ छोटे छोटे आपके सेकेंडरी श्राइन्स दिख जाएंगे। सेक्शंस की बात कर ले अगर हम, तो हमने देखा है यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों से आप ऊपर चढ़ के मंदिर में पहुँचते हैं। मंदिर में जब आप पहुँचेंगे तो अर्धमंडप, मंडप, महामंडप और फिर एंड में गर्भगृह, और गर्भगृह के ऊपर जो है वो विमान या शिखर है। ये सारे जो पार्ट्स हैं उन सब के सेपरेट रूफ्स हैं। हॉल में प्रोजेक्शंस भी हैं जो अब विजिटर्स के लिए एक्सेसिबल नहीं है। यहाँ पर लाइट और वेंटिलेशन भी बहुत प्रॉपर है, बहुत अच्छे से इस चीज़ को यूज़ करा गया है। जो आउटर वॉल है गर्भगृह की और जो आउटर और इनर वॉल्स हैं सर्कमएम्बुलेशन पाथ की, जहाँ पर परिक्रमा होता है, उनको डेकोरेट करा गया है स्कल्पचर्स के द्वारा। यहाँ पर आप देखें शिखरा जो गर्भगृह पे है, इसकी भी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी टॉल है। और एक खजुराहो टेम्पल में आप देखते हैं एक इंपॉर्टेंट फीचर जो हमेशा आपको भी याद रहता है और आप पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी अजीब लगता होगा कि मंदिर में इस तरीके के इरोटिक स्कल्पचर्स का क्या काम है। ये इरोटिक कार्विंग्स बनाई गई हैं, प्लिंथ पे भी मिलेंगी, मतलब जो बेस है मंदिर का उस पर भी मिलेंगी, और आपको ऊपर की तरफ मंदिर के वॉल्स पे भी मिलेंगी। यहाँ पर काफ़ी लेवल्ड तरीके से आप देखेंगे कि एक लेवल के बाद दूसरा, इस तरीके से लेवल्स बना के कार्विंग करी गई है। एक टियर अरेंजमेंट देखने मिलता है यहाँ पर इस पर्टिकुलर मंदिर पे इरोटिक इमेजेस का। इंटीरियर को भी काफ़ी प्रोफेशनली डेकोरेट किया गया है। मंदिर के अंदर में भी आपको बहुत डेकोरेशंस मिल जाएंगी। अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है समझने वाला कि इरोटिक इमेजेस क्यों हैं। तो इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे करी जाती है कि आप जो भी वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, ये जो भी आपके बॉडीली प्लेजर्स होते हैं, जो आपके बॉडी से संबंधित होते हैं, इन सबको आप बाहर छोड़ के आएंगे जब आप मंदिर के अंदर आ रहे हैं। मंदिर में आपको चेस्ट और बिल्कुल प्योर होके एंटर करना है। आपके दिमाग में सारी वर्ल्डली प्लेजर्स से छूट होनी चाहिए, बिल्कुल खाली होना चाहिए आपका दिमाग इन सारी चीज़ों से। तो मोह माया से दूर होकर आप अंदर आए, इस चीज़ को डिपिक्ट करने का कोशिश किया है इन स्कल्पचर्स के द्वारा। अंदर भी देखें काफ़ी प्रोफ्यूज डेकोरेशन देखने मिलेगा आपको। चतुर्मुख विष्णु की इमेज है यहाँ गर्भगृह में। इसके अलावा 4 श्राइन्स हैं इस मंदिर के कॉर्नर में, जिसमें 3 श्राइन्स में विष्णु की इमेज है और एक श्राइन में आप देखेंगे सूर्य की इमेज है, जो कि आइडेंटिफाई करने का बहुत आसान तरीका है। जो डोर का लेंटल है, ये जो बीम है, इसमें ही आपको दिख जाएगा डिपिक्शन इस इमेज का। साथ में अगर कपड़ों की बात करें, ज्वेलरी की बात करें, ड्रेपरी और ऑर्नामेंटेशन है, उसमें भी बहुत बारीकी और बहुत ज़्यादा अटेंशन पे किया गया ताकि अच्छे तरीके से, बहुत ही बारीक तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर पाए। इसके अलावा अगर आप देखें तो देश में ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स भी बहुत सारे मिले हैं, जिसमें हमने आर्ट स्टाइल के ऊपर फोकस करा है और अलग अलग जगह पर बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट्स आपको मिडिवल इंडिया में मिलती हैं। यहां पर हमें एक चीज रियलाइज करने की जरूरत है कि जो आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स हैं, ये आर्टिस्ट कभी नहीं पा पाते अकेले काम करके। यहां पर अलग अलग कामों को अलग अलग लोगों ने किया है, जैसे आर्किटेक्ट, बिल्डर्स, स्कल्पचर्स जो बनाने वाले स्कल्प्टर्स हैं उनने, पेंटर्स ने, जब इन सब ने साथ में काम किया होगा तब जाके ये आर्किटेक्चरल मार्वल्स जो मिडिवल पीरियड के हैं वो बन पाए। जब हम स्टडी करते हैं आर्टवर्क्स को तो हमें कहीं ना कहीं सोसाइटी के बारे में पता चलता है, क्योंकि ये सोसाइटी जो इन पर्टिकुलर आर्किटेक्चरल मार्वल्स को बना रही थी, इन मंदिरों को, इन स्कल्पचर्स को बना रही थी, वो किस तरीके से काम करती थी, इसका आइडिया हमें इन चीज़ों से होता है, इन मॉन्यूमेंट से हो जाता है। और कहीं ना कहीं हम इन आर्टवर्क्स, इन मटेरियल का स्टडी करके हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जहां पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से रिलीजन चेंज हो रहा था, डाइवर्सिटी कैसे आ रही है और कांस्टेंट चेंज कैसा आ रहा है। जैसे हमने बात की आपसे हिंदुज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म की, जहां पर अलग अलग भगवान हैं, गॉड और गॉडेसेस हैं। पीरियड ऑफ भक्ति और तंत्रिज्म में भी जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी हमने देखे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि बुद्धिज्म में पहले महायान के जो स्कल्पचर्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन बाद में तंत्रिज्म की तरफ थीम शिफ्ट हो जाता है। इसके अलावा आर्ट फॉर्म्स के बारे में, जैसे म्यूजिक और डांस के बारे में भी हमें मंदिरों से ही पता चलता है। जब मैं कहता हूं कि यहाँ पर असेंबली हॉल बनाया गया, यहाँ पर मंडप जो है वो नृत्य करने के लिए बनाया गया,
तो इन सब से भी हमें बहुत कुछ पता चलता है सोसाइटी के बारे में। और जैसे ही टेम्पल के रोल, पर्टिकुलरली 10th सेंचुरी के बाद से आप देखेंगे टेम्पल जो है वो लैंड ओनर बन जाता है, बहुत अच्छा खासा जमीन उनके कंट्रोल में रहने लगी। राजा या जहां के जो सामंत या फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे वो बहुत बड़े बड़े पीस ऑफ लैंड को दे देते थे मेंटेनेंस के लिए मंदिर के, क्योंकि मंदिर एजुकेशन का भी काम कर रहे हैं और जो छोटा मोटा लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता था वो भी इन्हीं मंदिरों के द्वारा होने लगा था। तो ये चर्चा हमने की चैप्टर नंबर 6 की। बहुत ही बड़ा चैप्टर था और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे सवाल आ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, वीडियो को पॉज करें और सवाल का जवाब देने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं आपने सवाल का जवाब बना लिया होगा। सवाल है लिंगराज टेम्पल से संबंधित। 4 कंपोनेंट्स क्या क्या है? देउल, जगमोहन मंडप और भोग मंडप। और लिंगराज जो है वो लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है सही क्या है, गलत क्या है। आपको पता है लिंगराज टेम्पल जो है वो उड़ीसा में है। अभी करंट अफेयर में भी ये चीज चल रही है। और उड़ीसा में तो ये उड़ीसा टाइप ऑफ जो आर्किटेक्चर है उसके कंपोनेंट्स होते हैं, देउल, जगमोहन, नट मंडपम और भोग मंडप। यहां से हमें समझ में आता है कि हमारी दोनों स्टेटमेंट सही है और हमारा आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है सी। अगला सवाल है कि द्रविड़ स्टाइल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। पहला तो आपको पता है कि द्रविड़ स्टाइल में शिखर नहीं होता है, वहां पर विमान होता है। और अगर विमान है तो द्रविड़ स्टाइल के लिए बी स्टेटमेंट सही हो जाती है, क्योंकि बी स्टेटमेंट में ही बात करी गई है विमान की। जो आपकी ए स्टेटमेंट उसमें शिखर की चर्चा है। अगला सवाल है कि ब्लैक पगोड़ा किस मंदिर को कहते थे। यह भी हमने जब चर्चा की थी उड़ीसा स्टाइल की, तब मैंने आपको बताया था कि जो पुरी में मंदिर बना है, जगन्नाथपुरी में कोणार्क सन टेम्पल बना है, वो कहलाता था ब्लैक पगोड़ा। अंग्रेज इसको ब्लैक पगोड़ा कहते थे। तो यहां पर हमारी चैप्टर नंबर 6 की चर्चा खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।